निश्चित ट्विटर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं डोक्सा की बातें सुनने के बाद जेब में बैठी यूसियन उससे पूछती है कि अगर वो उन लोगों को पहले रोक पाते तो क्या वो डिजास्टर नहीं बनते। जिस बात पर डोक्सा बताता है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो उन्हें रोकती या फिर नहीं, रिजल्ट अंततः फिर भी सेम ही आता, क्योंकि चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इंसान एक ऐसे जीव है जो एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर बनते हैं। तो बात से थोड़ी घबराई यूसियन उससे पूछती है कि क्या इस बात का मतलब था कि अगर भविष्य में चीजें बदली तो क्या वो भी उनके लिए एक डिजास्टर बन सकती थी। इस बात पर डोक्सा उसे बताता है तो मैं इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। यह बात सुनकर उसे खुशी आती है। तभी डोक्सा के आसपास एक मच्छर सा आकर उसे परेशान कर रहा था, जिन्हें देखता हुआ मीचियो कहता है कि इस दुनिया के कीड़े मकोड़े भी शायद उनकी दुनिया जितने ही बड़े थे, पर उन छोटे इंसानों के लिए तो ये भी एक डिजास्टर के बराबर होंगे ना। जिस बात पर डोक्सा हाँ कटा है, पर अंतर ही अंतर वो इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस एकदम अजीब सी दुनिया में सिर्फ इंसेक्ट से उनकी दुनिया के जैसे होंगे। और अपने सामने उस कीड़े को देखकर यूसिंग से पूछता है कि क्या यूसिंग जान सकती थी कि उनके सामने ये इंसेक्ट क्या बोल रहा था। और यूसिंग भी बिल्कुल वैसे आज डाइवर्स कम्युनिकेशन की कोशिश करती है। डोक्सा को बताती है कि वो कह रहा था कि वो ग्रुप 2 से मिल चुका था। जिस बात पर डोक्सा कीड़े को उसकी तरफ से एक मैसेज पास करने को कहता है। डोक्सा का फोकस एकदम ही भटका देखकर मीचियो से पूछता है कि क्या वो उसकी बातें सुनता रहा था ना। जिस बात पर वो हाँ कहता है। और यहाँ पर एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन में फंसे होने के बावजूद भी मीचियो अभी भी उसे मांगस वगैरह की बात कर रहा था, जो कि जापान की स्पेशलिटी थी और जिस चीज की वजह से बाहर की कंट्रीज उन्हें काफी अच्छे से जानती थी। और फिर डोक्सा से पूछता है कि उसने तो सुना था कि कहानियों का ऐसा जानना जापान की कहानियों में तो काफी फेमस था ना, क्योंकि उसने भी पहले ऐसी कुछ कहानियां पढ़ रखी थी। जिस बात पर मीचियो भी यहाँ करता बताता है कि हाँ, ये बिल्कुल इसेकाई की तरह था, जो कि उसका फेवरेट जानना था। दूसरी दुनिया में जाने के बावजूद भी प्रोटैगनिस्ट के पास ओवर पावर्ड ताकतें होती है। जिस बात पर डोक्सा कहता है कि हो सकता है कि शायद फिर ये उनकी दुनिया भी शायद किसी और बंदे की रिइंकार्नेशन की कहानी हो और वो बस उस व्यक्ति की कहानी में थे। बात का मतलब मीचियो नहीं समझता तो डोक्सा उसे बताता है मेरी बात का मतलब था कि जरा सोच कर देखो कि कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी यही कहीं पर है और हम बस उस कहानी में बिल्कुल साइड कैरेक्टर्स की तरह है। जो टॉपिक एक्चुअली में मीचियो को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जिसे वो काफी अच्छे से जानता था वो भी उससे बिल्कुल इसी तरह की बातें करता था। जिस बात पर डोक्सा पूछता है कि क्या उसे भी मांगा पसंद थी। जिस पर मीचियो बताता है कि एक्चुअली पसंद नहीं, वो बनती तो एक्चुअली में एक मांगा आर्टिस्ट थी। उनके फर्स्ट बैच की एक पार्टिसिपेंट थी जिसका नाम आसुका रैन था और वो भी कुछ कुछ डोक्सा जैसे ही बातें करती थी और उसे हमेशा कहती थी कि शायद हो सकता है कि ये दुनिया बस किसी की एक मांगा हो। और आसुका रैन ये नाम सुनकर डोक्सा बस मीचियो की तरफ घूमने लगता है, क्योंकि लोटे से एक नाम को सुनकर डोक्सा को शायद बहुत सी बातें पता चल गई थी। और फिर वो फटाफट मीचियो से पूछता है कि आखिर ये आसुका रैन अभी कहाँ पर थे। तभी अपने सामने के पेड़ की तरफ इशारा करता मीचियो से बताता है इनके सामने पेड़ पर तो वो माँ था जो पार्टिसिपेंट के पहले बैच ने छोड़ा था, जिसका मतलब कि इजुमी और उसके साथी यहीं कहीं आसपास होंगे। और फिर वो दोनों ही चलते हुए उस माँ के करीब बढ़ने लगते हैं कि तभी गलती से मीचियो जमीन पर बने एक पैटर्न से भी कदम रखता है तो उन दोनों को ही नोटिफिकेशन आता है कि वो लोग एक घोस्ट फॉर्मेशन में एंटर कर चुके थे और इस फॉर्मेशन के अंदर के आने की वजह से उनके ओवरऑल स्टेट्स को कम कर दिया गया था। जो सुनता डोक्सा जानता था कि इस स्टिग्मा को तो सिर्फ के सिर्फ जापानीज कॉन्स्टलेशन इस्तेमाल कर सकते थे और इस स्टिग्मा की वजह से तो इजुमी हीरो की पूरी इस नोवेल का टॉप के स्ट्रॉन्गेस्ट 100 लोगों में से एक था। और इस बात को जानता हुआ मिज़ुकी भी चिल्लाता उससे पूछने लगता है वैसे में आखिर तुम कहाँ पर हो। पर यहाँ पर डोक्सा सोच रहा था कि अगर ये सच में इजुमी का स्टिग्मा होता तो इस वक्त उसका चलना भी बहुत ही मुश्किल होता। यानी इस बात का मतलब था कि जिस व्यक्ति ने घोस्ट फॉर्मेशन लगाया था वो एक्चुअली में इजुमी था ही नहीं, पर आखिर उसके अलावा कौन हो सकता है जो इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा होगा। जिससे फिर डोक्सा को एक बात कंफर्म हो जाती है कि यानी पक्का उसने का इनकार्नेशन भी पास ही होगा, उसी स्नेक का जिसे डोक्सा को इस जगह पर मारना था। कि तभी आसपास कई लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। एक बंदा उससे पूछता है कि आखिर मीचियो अपने साथ एक कोरियन बंदे को लेकर क्यों आया था। जिस बात पर वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि इस बंदे ने उसकी जान बचाई थी। और फिर वो लोग मीचियो को पूछते हैं कि क्या वो थर्ड बैच में से था और आखिर वो कौन से ग्रुप में से था। जिस बात पर मीचियो बताता है कि वो इजुमी के साथ आया था। जो नाम सुनकर वो आदमी उसे बताता है कि उस बंदे का ग्रुप तो कब से होना खत्म हो चुका था। तो सुनकर मीचियो एकदम हैरान हुआ से पूछता है कि आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता था, क्या कहीं इजुमी मर गया था। तभी एक बंदा उसके स्टैट्स वगैरह चेक करता बताता है कि मीचियो के स्टैट्स काफी एवरेज थे और उसके पास कोई भी सपोर्ट में कॉन्स्टलेशन नहीं था, यानी उसके पास इजुमी के बारे में कुछ भी सुनने का हक नहीं था। पर कम से कम वो उसकी जान बख्शने को रेडी था, इसलिए वो मीचियो को वहां से निकलने को कहता है। तभी डोक्सा मीचियो को साइड करता आगे आके उससे पूछता है यार मैं फालतू बातें नहीं पूछूंगा, पर मुझे देखकर बता कि क्या मैं उसके बारे में जानने के लिए लायक हूँ। जो बात सुनकर बिल्कुल वैसे ही डोक्सा को भी वो आदमी एनालाइज करने की कोशिश करता है, जिसका नोटिफिकेशन डोक्सा तक आ जाता है। पर उसी पल ऐसा करने से रोकती हुई उसकी एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो जाती है और उस बंदे ने जो ट्रांसमीटर लगा रखा था वो
डोगसा के स्टैट्स को चेक करता करता ही फूट जाता है और ये सीन देखता हुआ पीछे से मीचू चिल्लाता है, ये सीन मैंने देखा है, ये मांगा से है, इट्स ओवर 9000। मुझे सच में ये सीन देखने को मिल गया, वो भी असली जिंदगी में। और बाकी लोग ये देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि एनालाइज का तो बुरा हाल हो गया। कि तभी फिर अपनी तलवार को निकालता हुआ डोगसा उन लोगों को साफ साफ धमकाता पूछता है, तो अब बेहतर होगा कि तुम लोग अब मुझे बता दो कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है और मैं बात कर रहा हूँ स्नेक के। और डोगसा को इतना सब कुछ जानते हुए देखा कि डोगसा कोई आम बता तो नहीं था। और फिर वो आदमी डोगसा से पूछता है कि आखिर उसका क्या नाम था। और जब वो बात डोगसा बताने ही वाला था, तभी वो आदमी से रोकता हुआ कहता है, एक मिनट, शायद मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, कोरियन जो बहुत बड़ी बड़ी फैंगता है, अकड़ में बात करता है, जिसने एक बड़ा कोट डाल रखा है और साथ ही जो तलवार चलाता है। मैंने तुम्हारे बारे में ढोकाबेज से सुन रखा है कि तुम्हें सियोल डोम के लीडर हो, पर तुम तो उन फैलाई गई बातों से काफी अलग दिखते हो। पर मैं तो सुना था कि कोरियन का लीडर से बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, तभी कहते हैं फैलाई गई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। और डोगसा यहाँ पर समझ जाता है कि उन लोगों ने गलती से उसे यो चुंगुक समझ लिया था, तभी तो बेमतलब नहीं उसकी यहाँ पर इतनी बेइज्जती हो गई। अब तो वो सोच रहा था कि उस हरामखोर यो चुंगुक की वजह से उसे इतना कुछ सहना पड़ता है। और फिर वो बंदा अपने सभी आदमियों को ऑर्डर्स देता है कोरिया के उस टायरेंट को पकड़ने का। ये बीच में मिचुआता ने समझाने की कोशिश करता है कि ये बंदा कोई टायरेंट वायरेंट नहीं था, बल्कि इसका नाम तो किम डोगेसा था। कि फिर डोगसा उन्हें एक बार साफ धमकाता कहता है कि क्या वो लोग पेनल्टी के लिए तैयार है जो कि उन्हें उन पर हमला करने के लिए मिलेगी। जिस बात पर वो आदमी बताता है कि वो लोग उन पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें तो यहाँ पर उनके खुद के ऊपर उनसे हमला करवाना था। जिस बात पर डोगसा बताता है कि पेनल्टी के बारे में जानते हुए वो उन पर हमला क्यों करेगा। जिस बात पर तभी वो लोग कुछ बधे हुए छोटे लोगों को लेकर आते हैं और बताते हैं कि अगर डोगसा ने उन पर हमला नहीं किया था तो वो यहाँ पर उनके साथियों को मार देंगे, जिन्हें मारने से उन्हें कोई पेनल्टी भी नहीं मिलेगी। ध्यान से देखने पर डोगसा पाता है कि वहाँ पर उसके छोटे हो रखे साथी ली यून सुंग, ली जी है, छोटा गिलियंग और उस ओल्ड लेडी को पकड़ लिया गया था। और फिर वो आदमी उन्हें धमकाते हुए उसे खुद की सिचुएशन समझने को कहता है। और उल्टा यहाँ पर डोगसा इस बात से मुस्कुराता है क्योंकि उसे पहले से लगा था कि अब तक तो उसके साथ ही छोटे बन ही चुके होंगे। और यूसिंग उससे पूछती है कि आखिर अब उन्हें क्या करना था। और अब डोगसा को वार्निंग भी आ जाती है कि अगर उसने पीस लैंड की ऐसे छोटे लोगों की रेस को नहीं खत्म किया इन्हें 16 मिनट के अंदर अंदर मान लिया जाएगा कि डोगसा एक डिजास्टर नहीं बनना चाहता और फिर उसे डिजास्टर के राइट से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर अब डोगसा को डिसाइड करना था कि क्या उसे यहाँ पर उस स्नेक का शिकार करना था या फिर अब यहाँ पर हार माननी थी। तभी डोगसा को नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर मिचियो शोजी को काफी पश्चाताप महसूस हो रहा था। अब मिचियो ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन बनाने का फैसला कर लिया था, जिससे अब उस कैरेक्टर का एट्रीब्यूट इवॉल्व होना शुरू हो चुका था। और फिर तभी अपनी तलवार को बाहर निकालकर वो उन्हें चिल्लाता कहता है कि वो अकेला ही उन सभी लोगों को संभालेगा। मेरा नाम मिचियो शोजी है और मैं इतना भी बेशर्म नहीं हूँ जो उस एक आदमी का साथ नहीं देखा जिसने मेरी जिंदगी को बचाया है। फिर उनकी तरफ हमला करने को बढ़ता फटाफट किम डोगसा को जितनी दूर हो सके भागने को कहता है और तब तक वो उसके लिए टाइम निकालेगा। और फिर रोता रोता उन दुश्मनों की तरफ भागता हुआ वो उन पर हमला करने के लिए बढ़ पड़ता है। और डोगसा को समझ नहीं आता, ऐसे तो वो उसे हमेशा किम डोगेसा बुलाता था, पर अब जब उसकी मरने वाली हालत हो गई थी वो आखिर में उसका नाम बिल्कुल सही क्या कर गया था। और वैसे ही मिचियो जाकर उनसे लड़ने के लिए बढ़ता तो है, पर अगले ही पल उसके पेट पर एक जोर की लात आकर बजती है और साथ ही उसे नोटिफिकेशन आता है कि मिचियो ने डिजास्टर बनने से हार मान ली थी, इसलिए अब उसे छोटा बना दिया जाएगा। और अब उसकी वजह से डोगसा के पास भी थोड़ा टाइम था अपने साथियों को बचाने का। और नोटिफिकेशन आता है कि अगर डोगसा ने इन 15 मिनट के अंदर अंदर पीसलैंड के छोटे वासियों को मारने का फैसला नहीं लिया तो उसे भी डिजास्टर समझकर छोटा बना दिया जाएगा। यानी 15 मिनट के अंदर अंदर डोगसा छोटा तो बनने ही वाला था। और फिर वो उन लोगों के लीडर से पूछता है कि आखिर वो दोनों ही कंट्री के लोग अलग अलग जगह से आ रखे हैं, तो आखिर वो लोग उनसे पंगे क्यों ले रहे थे, क्योंकि वैसे भी ये सिनेरियो कोरिया वर्सेस जापान थोड़ी ना था, बस एक इंसानों को डिजास्टर बनाने का था। जिस बात पर वो आदमी डोगसा को बताता है कि ये सारा कांड उसने पहले नहीं किया था, बल्कि डोगसा के कोरियन साथी ही थे जिन्होंने उन लोगों पर हमला किया था और उनकी तरह मूवमेंट था। डोगसा से पूछता है कि क्या ये बात सच थी, जिस पर ह्योनसंग भी बताता है कि एक्चुअली में वो तो उन छोटे इंसानों को बचाने के लिए लड़े थे। जिस बात पर वो आदमी बताता है कि नहीं, वो इन साथियों की बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक आदमी और एक औरत ने उनके लोगों पर बेवजह हमला किया था। और उस आदमी और औरत से वो समझ जाता है कि वो लोग और कोई नहीं पक्का हान सुया और गोंग पिल्डू ही होंगे जो कि इस जगह पर पहले से आ रखे थे। और फिर क्योंकि वो आदमी उसकी बातों का जवाब देना बंद कर देता है तो डोगसा अपनी एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट करता है और नोटिफिकेशन आता है कि फोर्थ वॉल को एक्टिवेट कर दिया गया था। और फिर वो अपने लवलेट की वे ऑफ द विंड स्किल को इस्तेमाल करता है और उस तेज चल रही हवा के झोंके से डोगसा के सारे छोटे बड़े साथी हवा में
वे उठते हैं सीधा उसकी तरफ भी आने लगते हैं और डॉक्सा भी फटाफट उन सभी को पकड़ लेता है और उन्हें अलग अलग जेबों पर बढ़ता हुआ वो उन सभी को उसे कसकर पकड़ने को कहता है क्योंकि अब यहाँ से भागने का समय था। और डॉक्सा ने छोटे गिलियन को भी शिन यूसेंग वाली जेब में ही डाला था, जिस बात पर वो दोनों बहसने लगे थे कि ये जगह किसकी होगी। और यहाँ पर अब मिचियो भी छोटा बन चुका था, तो डॉक्सा आकर उसे भी पकड़ लेता है और मिचियो से बता रहा था कि डॉक्सा से यहीं पर छोड़ सकता था, पर उसे चुप करा था। बस वो वहाँ से भागता रहता है और नोटिफिकेशन आते हैं कि डिटेक्ट हुआ था कि डॉक्सा डिजास्टर बनने की एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो उसे फर्स्ट राउंड की पेनल्टीज दी जाती है, जिससे उसके ओवरऑल स्टेट्स को कम कर दिया जाता है और धीरे धीरे कर उसके शरीर का साइज भी छोटा होना शुरू हो जाता है। पर एक कमाल की बात डॉक्सा यहाँ पर नोटिस ये करता है कि जैसे जैसे वो छोटा हो रहा था उसका कोट भी बिल्कुल वैसे ही छोटा हो रहा था, क्योंकि शायद वो अपने यूजर के हिसाब से फिट हो जाता था। तभी डॉक्सा को 2000 को स्पॉन्सर होते हैं, ये बताकर कि फॉरेन कॉन्स्टलेशंस जापानीज और कोरियन इनकार्नेशन की लड़ाई देखना चाहते थे, पर ऑब्वियसली वो यहाँ पर उनकी बखूदी में नहीं फंसना चाहता था, वो भी सिर्फ कुछ छोट चिनार कॉइन्स के लिए। और फिर डॉक्सा पूछता है कि आखिर उसके साथी लोग इन लोगों से इतनी जल्दी कैसे हार गए, जिस पर लीजी बताती है कि उसके पास कोई भी समुद्र या फिर रिवर नहीं थी। और ह्यूनजो का तो डॉक्सा समझ जाता है कि उसका ध्यान तो पक्का इन छोटे लोगों की रक्षा करने में होगा। और गिलियंग बताता है कि उसने छोटे कीड़ों को ना मारने का डिसाइड किया, इसलिए वो भी ऐसा हो गया। जिस बात पर वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है कि छोटे इंसान कीड़े थोड़ी ना होते हैं। और डॉक्सा को थोड़ा थोड़ा उसका डर भी लग रहा था कि बड़े होकर गिलियंग कोई साइकोपाथ ना निकला है। कि तभी उसके पीछे भागते हुए आदमी भी चिल्लाते हैं कि डॉक्सा वहाँ से भागता हुआ लीडर की तरफ जा रहा था और उन्हें उससे फटाफट पकड़ना होगा। और डॉक्सा भी ये पहले से जानता था, क्योंकि ओरिजिनल थर्ड रिग्रेशन में चीफ जापानीज ग्रुप का लीडर नहीं था। पर फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से ऐसा साफ दिख रहा था कि उनका ओरिजिनल किंग इजुमी इस वक्त यहाँ पर नहीं था, इसलिए उसी पल के मौके का फायदा उठाकर इस चीफ को ज्यादातर मेजोरिटी मिल चुकी थी। और फिर ह्यूनसुक पूछता है कि क्या इन लोगों का लीडर वही स्नेक तो नहीं जिसका डॉक्सा पीछा कर रहा था, जिस बात पर वो बताता है कि इसके काफी हाई चांस हो सकते थे, क्योंकि उसे याद था कि योजुंगो की अर्लियर रिग्रेशन में काफी सारी बातों में मेंशन किया गया था, जैसे चीफ ही वो स्नेक था। लेकिन शायद अब ऐसा हो सकता है कि शायद कहानी में कुछ और भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ चुके थे, वरना अगर नहीं आए तो इस चीफ को स्नेक का इनकार्नेशन होना चाहिए। और तभी डॉक्सा को कुछ और डिबफ लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब उसकी स्पीड और भी ज्यादा कम हो जाती है। कि तभी वो बूढ़ी लेडी डॉक्सा से पूछती है कि क्या उन लोगों का भार काफी ज्यादा था, जिस बात पर वो हाँ करता है, क्योंकि एक्चुअली में इस जगह पर ऐसा सीन था कि चाहे इंसान जितना मर्जी छोटा हो जाए उसका वेट इन द एंड वही रहेगा। यानी इस वक्त डॉक्सा 5 लोगों का भार उठाकर वहां से भाग रहा था, वो भी इतने सारे डिबफ्स के साथ। और यहाँ पर अब इस सारी स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए ये दादी डॉक्सा के सबसे ज्यादा काम आने वाली थी, जिसे डॉक्सा लेकर आया था। खैर फिर भागता भागता डॉक्सा एक आदमी के सामने आकर रुक जाता है, जिसने अपने हाथ में एक पिंजरा सा पकड़ रखा था। और वो डॉक्सा को देखता हुआ कहता है, अजीब बात है, इतना शोर क्यों मचा है? हाँ, तुम कौन हो? एक कोरियन। और डॉक्सा जान जाता है कि यही बंदा चीफ था। कि तभी पिंजरे की तरफ देखता हुआ मिचियो भी चिल्लाने लगता है, आसुका क्या तुम ठीक हो? ये तुम ही हो ना आसुका? कि तभी पिंजरे के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक्चुअली में वही आसुका थी, वही मांगा राइटर जिसके बारे में मिचियो ने पहले डॉक्सा को बताया था। और वो भी मिचियो को देखकर एकदम सरप्राइज से पूछने लगती है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। डॉक्सा भी यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है कि शायद इस तरह से अपनी 2 मुश्किलों को ठीक कर पाएगा, एक तो आसुका रन की जान बचाना और दूसरा यहाँ पर इस स्नेक को मारना। और फिर वो तभी उसकी कैरेक्टर लिस्ट देखने का डिसाइड करता है और देख पाता है कि उस बंदे का कॉन्स्टलेशन 10,000 साल पुराना 100 लेग्ड सेंटीपीड था। और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि इस बंदे का नाम यामातो हाजिमे था। वो जापान की 4 मेजर लैंड्स में से एक को लीड करता था और घोस्ट फॉर्मेशन से काफी खतरनाक डीबफ्स भी लगा देता था। और अगर तुम डीमोन्स का सामना नहीं करना चाहते तो इस बंदे से पंगा ना ही लेना सबसे बेहतर होगा। कि उसका कॉन्स्टलेशन देखकर डॉक्सा एकदम हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि शायद उसका कॉन्स्टलेशन वो नहीं था जो वो सोच रहा था। आखिर अब ये क्या मुसीबत है? क्या इस रिग्रेशन में कुछ गलतियां आ चुकी है? यहाँ पर हाजिमे कहता है कि उसे नहीं लगा था कि कोई छोटा मोटा इंसान उसके घोस्ट फॉर्मेशन को सह पाएगा। मतलब डॉक्सा कोई आम बंदा तो नहीं था। और डॉक्सा हाजिमे की तरफ से आ रहा साफ साफ वो खतरनाक भयंकर और महसूस कर पा रहा था, जिसपे वो उस सेंटीपीड को महसूस कर पा रहा था। और अब एकदम सीरियस होकर डॉक्सा भी उससे पूछता है कि आखिर स्नेक कहाँ पर था, क्योंकि वो आदमी तो स्नेक नहीं था, क्योंकि वो स्नेक का इनकार्नेशन नहीं बल्कि सेंटीपीड का था, जिसका नाम तो सुनने में काफी ताकतवर लग रहा था। पर सच एक्चुअली में ये था कि ये चीफ अब उसका इनकार्नेशन ही नहीं बल्कि खुद उस इंसानी रूप के अंदर वो सेंटीपीड ही था।
क्योंकि जैसे एक 1800 साल पुराना टोर्टोइस एक कॉन्स्टलेशन बन जाता था, वैसे एक 10,000 साल पुराना सेंटीपीड भी। और ये एक ऐसा मैथिकल क्रीचर था जिसने अपने खुद की पीढ़ी को सरपास कर काफी फेबल्स को पाया था और इसी वजह से अंततः वो एक ताकतवर कॉन्स्टलेशन बन पाया था। तो बेशक इसीलिए ये घोस्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल भी कर पाता था। और वैसे ही डोक्सा के ऊपर वो फिर से घोस्ट फॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे अब उसके ऊपर न जाने कितने और डीबफ्स लग जाते हैं। पर यहाँ पर डोक्सा जानता था कि चाहे सेंटीमीटर जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, इस बंदे के सामने इज़ुमी तो नहीं हार सकता, जो कि 100 डीमोंस का किंग था। और साथ ही साथ इज़ुमी के पास एब्सोल्यूट थ्रोन भी था, तो उसकी बात के खिलाफ जाना तो वैसे ही मुश्किल था। तो आखिर इस रिग्रेशन के अंदर जापान में इतने बड़े बदलाव कैसे आ गए थे, डोक्सा को समझ नहीं आ रहा था। पर अब जो भी कह लो, एक बात तो पक्की थी कि मुश्किलें बहुत ही भयंकर हो चुकी थी। कि वह डोक्सा बताता है कि आखिर उस सेंटीपीड के लेवल का बंदा एक लीडर कैसे बन गया, जिस बात पर एकदम गुस्सा होकर हाजिमा चिल्लाता है कि आज से जापान का किंग वही था। और तब एक और नोटिफिकेशन आता है कि सेंटीपीड के पास अपनी ओरिजिनल ताकत का कुछ हिस्सा आ चुका था। और तभी डोक्सा को महसूस होता है कि काफी सारे बड़े बड़े सेंटीपीड उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। और डोक्सा को उसकी वो खतरनाक ताकत महसूस होती है, जिससे डोक्सा समझ ही जाता है कि सच में कॉन्स्टलेशन की ताकत तो एक अलग लेवल पर ही होती है। और तभी डोक्सा को काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और फिर वो देखता है कि उसके मेन सिनेरियो का एक और हिस्सा शुरू हो चुका था। डोक्सा को टास्क दिया जाता है कि उसे इन छोटे इंसानों की साइड लेनी थी और उन डिजास्टर्स को हराना था जो इस पीस लैंड पर हमला कर रहे थे, जिसके रिवॉर्ड में 3 लाख कॉइंस थे और फेलियर में पीस लैंड की तबाही। और तभी डोक्सा के सामने 2 डिजास्टर्स के बारे में नोटिफिकेशन आता है, जिनकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही मच रही थी। पहला किंग ऑफ डिजास्टर्स और दूसरा वो डिजास्टर जो थ्रोन को पाना चाहता था। और डोक्सा का इस वक्त सामना हुआ था दूसरे वाले से, यामातो हाजिमे, जिसका एक्चुअली में असली रूप वो सेंटीपीड था। और कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं कि अगर डोक्सा ये वाला सिनेरियो चूज नहीं करना चाहता तो उसे अगले 10 मिनट के अंदर अंदर इस पीस लैंड के लोगों को मारना शुरू करना होगा, वरना उसे डिजास्टर के टास्क से हटा दिया जाएगा और उसे भी छोटा कर दिया जाएगा। और डोक्सा समझ जाता है कि ये किंग ऑफ डिजास्टर पक्का उस स्नेक का इनकार्नेशन था। और डोक्सा हाजिमे को बताता है कि वो फालतू में आपस में ना ही लड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि डोक्सा यहाँ पर उसका पीछा नहीं कर रहा था। पर हाजिमे चिड़ा हुआ उस पर हमले करना शुरू कर देता है। जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड निकल कर आता है और डोक्सा को नोटिफिकेशन आ जाता है कि यहाँ पर हाजिमे पहले हमला करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर पेनल्टीज का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जिस चक्कर में डोक्सा एकदम फंस गया था, क्योंकि अगर उसने उस पर हमला किया तो वो उसी पल फटाफट छोटा हो जाएगा। पर यह आराम कर कॉन्स्टलेशन कभी भी ऐसा कर सकता था। और लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे कि वो सेंटीपीड अपने इनकार्नेशन की बॉडी के साथ और भी अच्छे से मर्ज हो रहा था, जिससे उसका अपनी ताकतों पर कंट्रोल काफी बढ़ा था। और काफी कॉन्स्टलेशंस यहाँ पर उस सेंटीपीड कॉन्स्टलेशन से बहुत ही गुस्सा थे। और डोक्सा को नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशंस जो डीमंस को कैद करता था वो इस वक्त उनकी तरफ ही देख रहा था। कि तभी डोक्सा का रास्ता रोकने के लिए आगे उसके सामने बाकी जापानीज इनकार्नेशंस आ जाते हैं। और ऊपर से डोक्सा उनसे ना ही अब लड़ सकता था, ना ही उन्हें मार सकता था, क्योंकि वैसे ही उन्हें मारने से उसका किंग ऑफ नो किलिंग का फेबल चला जाता। तब आगे उसके वो बंदे खड़े थे और पीछे उसके बड़ा सा वो सेंटीपीड से उस पर हमला कर रहा था। कि तभी डोक्सा के पास जो आइटम पड़ी थी, जिसे पिछली बार उसने थ्रोन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, एक ऑफ द स्टार्स, जिससे वो किसी कॉन्स्टलेशन से मदद के लिए कह सकता था। और जहाँ तक उस आइटम की फ्लो जा रही थी, वहाँ तक तारों पर बैठे हुए कॉन्स्टलेशंस डोक्सा की बातें सुन पा रहे थे। और तभी डोक्सा उनकी तरफ देखता चिल्लाता है, मैं एग्जॉर्सिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिकेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ। और उसी पल उसके ऐसा कहता है आसमान से एक बहुत ही तेज रोशनी जाकर सीधा डोक्सा के ऊपर पड़ जाती है। और ये देखता सेंटीपीड भी जान जाता है कि यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला था। और उसे लगता है कि शायद ये डोक्सा का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन था। और फिर तभी डोक्सा एक अलग सा स्टिग्मा यिन यांग के 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर उस पर लगे गए घोस्ट फॉर्मेशन के डीबफ्स को हटा देता है, जो काम एक्चुअल में वो कॉन्स्टलेशन की वजह से हुआ था, जिससे डोक्सा ने मदद मांगी थी। और तभी अगले पल जंगलों में मौजूद सारी की सारी पेड़ों की पत्तियां एक अलग ही फॉर्मेशन में उड़ती हुई वहाँ मौजूद डीमॉन्स और शामन्स पर हमला करने लगती है। और ये स्टिग्मा था पेपर डोल्स शिकिगामी, जो डीमॉन्स के लिए काफी घातक था, जिससे उनका चलना भी मुश्किल हो रहा था। कि उसकी तरफ देखता हुआ वो सेंटीपीड भी कहता है, तो तुमने उस कॉन्स्टलेशन की मदद ली है जिसके अंदर डीमॉन्स का खून दौड़ता है। और यहाँ पर एक्चुअल में जिस कॉन्स्टलेशन को डोक्सा ने बुलाया था, वो जापान का सबसे ताकतवर डीमंस को पकड़ने वाला था। आबे नो से में कि फिर वो सेंटीपीड उसे बताता है कि जब तक डोक्सा अपने स्टिग्मा का इस्तेमाल करेगा, वो खुद भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। और जल्दी ऐसे कर उसका माना खत्म हो जाएगा और फिर वो बस उनके हाथों मारा जाएगा। पर मुस्कुराता हुआ डोक्सा कहता है कि बेशक वो जानता है कि ऐसी हालात में वो सिर्फ 2 या 3 मिनट ही टिक पाएगा, पर वो मरेगा या नहीं ये वो सेंटीपीड तो डिसाइड नहीं करने वाला था। और तभी वो अपने कंधे पर बैठी दादी को अपने हस्ते का काम करने को कहता है। और तभी उसी पल वो दादी नीचे उतरती है। तो उसी
पल वो वापस अपने पूरे फुल साइज में आ जाती है, जिस चीज से बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। पर फिर भी वो इतना तो नहीं घबराते क्योंकि उनके सामने बस एक और लेडी थी। और यहाँ पर डॉग साहब अपने मन में सोच रहा था कि एक्चुअली में यहाँ पर ये दादी कभी भी पर्सनैलिटी की वजह से छोटी हुई ही नहीं थी, बल्कि यहाँ आने से पहले जंग फुची ने उसके ऊपर अपने सोर्सरी मैजिक का इस्तेमाल किया था। और तभी वो और लेडी अपनी लेवल 7 की स्किल रिस्पेक्ट एक्टर्स का इस्तेमाल करती है, जो करते वक्त उसके शरीर से एक अलग ही ऑरा आ रहा था। और नोटिफिकेशन आता है कि इस वक्त यहाँ पर जो भी मौजूद लोग उससे जवान थे वो सारे ही उस दादी की रिस्पेक्ट करेंगे। और उसके बाद वो अपने दूसरे ताकतवर स्टिग्मा को इस्तेमाल करने लगती है। और यहाँ पर दादी का कॉन्स्टलेशन था शामन किंग, जो कि एक हाई लेवल कॉन्स्टलेशन था, लेकिन वो एक्चुअली में कभी भी खुद से लड़ाई में नहीं पड़ा था। पर इस चीज के बदले में वो अपने इनकार्नेशन को काफी कमाल की अथॉरिटी देता था उसकी एबिलिटीज को इस्तेमाल करने की। और फिर वो और लेडी अपने स्टिग्मा इन्वोकेटरी राइट का इस्तेमाल करती है, जो एक बहुत ही ओवर पावर्ड स्टिग्मा था, जो स्पिरिट पोजेशन के सहारे इनकार्नेशन को बाकी कॉन्स्टलेशंस की ताकत बोरो करने देता था। यानी इस वक्त के हिसाब से वो दादी कॉन्स्टलेशन जैसी ताकतवर हो गई थी, ऑब्वियसली फुल लेवल की नहीं पर काफी हद तक। और अब वो लेडी सोच रही थी कि आखिर इस बार उन्हें कौन से कॉन्स्टलेशन की ताकत लेनी चाहिए थी, जिस बात पर सामने खड़ा सेंटीपीड से बताता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो लेडी जिस मर्जी को ही बुला क्यों न ले। कि तभी वो ओल्ड लेडी उस सेंटीपीड से पूछती है कि क्या वो एक कहानी सुनना चाहेगा। और अब पर वो सब बताने लगती है कि काफी टाइम पहले एक विलेज हुआ करता था जहाँ पर एक कुंवारी औरत रहा करती थी। वो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी जो उसकी किचन में एंटर करने वाली डोका बिस्तर को भी खिला देती थी। पर एक दिन उस दुबली और अच्छी औरत को विलेज में ऑफरिंग के तौर पर ऑफर कर दिया गया। और काफी अजीब बात यह थी कि उस विलेज के लोग एक सेंटीपीड की पूजा करते थे और उस अकेली बेचारी लेडी को सेंटीपीड की लोकेशन तक भेज दिया गया। और ये कहानी सुनकर ना जाने वो सेंटीपीड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता हुआ कहने लगता है कि उन्हें इस बूढ़ी औरत को कुछ न कुछ करके रोकना पड़ेगा। और फिर वो घबराए वो कहता है, एक मिनट, क्या तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे? मुझे ये बात कहना कि तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन वो है। और फिर और लेडी कहानी को पूरा करके बताती है कि उस जगह पर उस लेडी की रक्षा करने के लिए वही जीव आया था जिसे उसने एक बार खाना खिलाया था। उससे डोका भी ने उसकी आकर मदद की थी। जो कॉन्स्टलेशन उसके सामने आया था वो सेंटीपीड फेव केवल का प्रोटैगनिस्ट था उस कहानी का, केव डॉट, जिसे सेंटीपीड केव डॉट भी कहा जाता था। और नोटिफिकेशन आता है कि केव डॉट इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था और उसे देखने के बाद तो वह सेंटीपीड एकदम घबरा जाता है। और तभी स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जो सिर्फ तभी होता था जब हिस्ट्री में आपस को जानते हैं कॉन्स्टलेशन एक दूसरे के आमने सामने होते थे। और तभी वो ओल्ड लेडी आकर सीधा सेंटीपीड को हवा में उठा लेती है। और नोटिफिकेशन आता है कि स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से केव डॉट को अपनी ओरिजिनल पावर्स का कुछ हिस्सा मिला था और उसका जो एक अटैक था डॉट की वो नीली अग्नि, उसका डैमेज 300 गुना बढ़ जाता है। और घबराया सेंटीपीड देख पाता है कि वो ऑलरेडी उस ब्लू फ्लेम को इकट्ठा कर रही थी। और तभी अगले पल वो उस ब्लू फ्लेम का बहुत ही खतरनाक वार उसके ऊपर कर देती है और उसके ऊपर शरीर के पूरे चिथड़े चिथड़े करने के बाद उसे नीचे फेंकती। वो बताती है कि जो कहानी उसने सुनाई थी उसका अंत भी कुछ ऐसा था और उससे हमें एक सीख मिली थी कि तुम्हें आग से नहीं खेलना चाहिए। और दबाकर नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि उनके सामने का एक डिजास्टर मारा गया था, जिसके बदले में उन्हें 5000 कॉइंस स्पॉन्सर होते हैं। और जल्दी डॉग्सा का मारा भी खत्म हो जाता है और उसकी स्किल का इस्तेमाल बंद हो जाता है और वो ओल्ड लेडी भी वापस से अपनी आम फॉर्म में आ जाती है। और इस लड़ाई के मेन कंट्रीब्यूटर किम डोगचा और वो लेडी ली बॉक्सन थी। और क्योंकि ली बॉक्सन ने उस डिजास्टर को मारा था तो उसे डिजास्टर के राइट से हटा दिया जाता है, क्योंकि उसके एक्शन इस सिनेरियो के खिलाफ के थे और उसे छोटा कर दिया जाता है। और वो बाकी लोग जो सेंटीपीड के साथ है वो भी डोगजा की गैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर उसी पर वेव विंड का इस्तेमाल कर डोगजा उनसे अपना पीछे छुड़ाता है, जिसकी वजह से उसे सेकंड पेनल्टी भी दे दी जाती है। और अब टाइम लिमिट में भी सिर्फ 5 मिनट बचे थे, जिसके बाद डोगजा भी छोटा बन जाएगा। तो उससे पहले उसे फटाफट इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना था। और डोगजा वहाँ से जाने ही वाला था कि पीछे से उस पिंजरे में बैठे आसुकरण डोगजा को आवाज लगाते उससे उन्हें उनके साथ ले जाने को कहते हैं। और फिर डोगजा सभी छोटे लोगों को पकड़कर तेजी से वहाँ से भागने लगता है। और अब उसके पीछे पड़े वो लोग भी बिना छोटे होने की चिंता करे बस डोगजा को मारने की कोशिश कर रहे थे कि तभी आगे की तरफ भागते भागते डोगजा अपने सामने देखता है कि ये पूरा धीरे धीरे कर जंगली बदलाव में आ रहा था। और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का जादू था। जिस बात पर आसुका बताती है कि ये रात का वक्त हो चुका था तो उन्हें बिल्कुल ही सावधान रहना पड़ेगा। जिससे तभी डोगजा को भी याद आता है कि नॉवल में एक्चुअली में बताया गया था कि रात के वक्त में इस पीस लैंड में कोई भी जंगल के अंदर एंटर नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरी जगह एक बहुत ही बड़ी बुलबुलिया बन जाएगी और पूरा का पूरा जंगल ही एक बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वैसे हम देखते हैं कि डोगजा के पीछे जो डीमोस पड़ रखे थे कैसे उनके ऊपर वो जंगल हमला कर उन्हें मार रहा था। और अब डोगजा के पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम था और अब डोगजा सोच रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि नॉवल के अंदर भी
ये नहीं बताया गया था कि रात के वक्त जंगल से बाहर कैसे निकला जा सकता था कि तभी आसुका सामने ट्री को देखकर डोक्सा को बताती है कि इसे गाइड के तौर पर देखकर उन्हें वहाँ से राइट की तरफ भागना चाहिए। जो सुनकर डोक्सा भी फटाफट वैसा ही करता है और वो ऑलरेडी आसुका से पूछती है कि क्या वो जंगल के बारे में जानती थी, जिस पर आकृति वो भी बताती है कि वो उस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती थी, जिससे बाकियों को लगता है कि शायद आसुका के पास ऐसे सिचुएशंस के लिए काफी अच्छी स्किल थी। जिस बात पर वो थोड़ी घबराई हुई हाथों करती है, पर डोक्सा एक्चुअली में इसकी असली वजह जानता था और ये भी कि नोवेल के अंदर पीसलैंड के अंदर आने पर जिस व्यक्ति से उन्हें सबसे पहले मिलने की जरूरत है वो और कोई नहीं बल्कि आसुका रैनी है। और अब उस जगह से भागते हैं किम डोक्सा का फटाफट टाइम लिमिट खत्म हो रही थी और उसी पल जब पूरी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है डोक्सा को डिजास्टर के राइट से हटा दिया जाता है और ऐसा होते ही बेशक वो चोट आना शुरू हो जाता है और उसी पल वो अपने सभी साथियों को उसके ऊपर से हटने को कहता है और वैसे ही काफी तेज रोशनी चमकती है और डोक्सा को छोटा कर दिया जाता है और शिन यू सिंह जाकर डोक्सा से पूछती है कि क्या वो ठीक था ना, क्योंकि वो काफी थका हुआ लग रहा था, क्योंकि एक्चुअल में जिस पल उसे छोटा किया गया था उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शारीरिक ऑर्गन्स को मरोड़ा जा रहा था। पर खैर बढ़िया बात है कि उसके कोट की वजह से उसके कपड़े भी उसके जैसे सेम साइज के हो गए कि तभी फिर डोक्सा वहाँ पर मौजूद आसुका रन को बुलाता है, जो कि शौक हो जाती है कि डोक्सा को उसका नाम पहले से पता था, कि डोक्सा से बताता है चिंता मत करो, मुझे मेचियो ने पहले से तुम्हारे बारे में बताया था, पर उससे ज्यादा जरूरी बात है प्लीज मेरी पार्टी का ध्यान रखना और इन्हें वेरोनिका कैस्टल तक ले जाना। जिस बात से आसुका शौक हो जाती है कि आखिर डोक्सा को पीसलैंड के अंदर मौजूद एक जगह का नाम कैसे पता था, पर वो बताता है कि उसके पास तब ये बातें समझाने का वक्त नहीं था, तो बस उसे फिलहाल के वक्त उसकी मदद करनी होगी, तब तक के लिए वो इस एरिया को ब्लॉक करेगा, जिससे अब फिर आसुका ये काम करने से मान जाती है। पर यूनसंग यहाँ पर डोक्सा को अकेला खतरे में छोड़ना नहीं चाहता था, डोक्सा से जाने को कहता है क्योंकि अगर वो अकेला हुआ भी तो वो बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। और तभी उनके सामने एक डिजास्टर आ जाता है जो देखता है कि कैसे उनकी पूरी टोली छोटी हो चुकी थी, तो उन्हें कीड़ों की तरह मसलना उसके लिए काफी आसान होगा। जिस बात से डोक्सा भी सोच रहा था ये लोग सच में पहले एकदम चूसों की तरह कमजोर लग रहे थे, पर अब छोटे होने के बाद तो ये भी राक्षसों की बराबरी के लग रहा है। और तभी डोक्सा गिलियन को एक इशारा करता है जिससे गिलियन समझ भी जाता है और तभी वहाँ पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर वो वहाँ पर काफी सारे इंसेक्ट्स को समन करता है। जो इंसेक्ट्स उड़ते हैं फटाफट उनके पास आ जाते हैं और क्योंकि वो लोग अब काफी छोटे हो गए थे तो वो इंसेक्ट्स भी उनके बराबरी के साइज के ही थे या फिर उनसे भी थोड़े ज्यादा बड़े। और फिर डोक्सा को छोड़कर बाकी सभी उन कीड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं और डोक्सा ने बताता है कि वो जल्द ही उनसे मिल जाएगा, तो उन्हें सेफ्टी से बस यहाँ से बाहर निकला था कि यहाँ पर उनके इस मूवमेंट को एंजॉय बिल्कुल करता हुआ डोक्सा के पीछे खड़ा वो आदमी अपनी तेज तलवार घुमाकर सीधा डोक्सा के ऊपर दे मारता है, जैसे डोक्सा फटाफट डोज कर लेता है। पर हमले का प्रेशर सच में बहुत ही ज्यादा था और डोक्सा को लग रहा था कि जैसे अगर उसने इसका एक भी वार खा लिया था वो यही का यही आसानी से मारा जा सकता था। और अब वैसे ही बाकी सारे डिजास्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी के सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर डोक्सा फटाफट उन सभी के बारों को डोज कर रहा था और एक डिजास्टर बाकियों को बताता है कि वो अकेला उसको संभाल लेगा, तो बाकियों को उन्हें कीड़ों पर भागे डोक्सा के साथियों की तलाश करनी थी, पर डोक्सा ने ऐसा नहीं करने दे सकता था और अब फिर से अपने स्टिग्मा शिनिगामी का इस्तेमाल करता है, जैसे डेमन होने की वजह से वो सभी डिजास्टर्स वहीं पर जम जाते हैं। पर क्योंकि डोक्सा के पास काफी कम माना बचा था उसकी थकान भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन सोर्सेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन डोक्सा को एक ब्लेसिंग दे रहा था और तभी उसे उस कॉन्स्टलेशन की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है यह सच में है काफी अच्छे और कमाल की बात है कि तुम अपने साथियों की रक्षा कर रहे हो। और डोक्सा जानता था कि ये डिवाइन वर्ड्स है, जिस बात का जवाब देता डोक्सा से बताता है नहीं ये कोई कमाल की बात नहीं है, पर क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हैं तो काफी अच्छा होगा अगर आप ऐसा ही करते रहे तो। कि तभी वो कॉन्स्टलेशन उसे बताता है कि उसे डोक्सा की एक मदद चाहिए थी, जो बात डोक्सा को काफी भयानक फीलिंग दे रही थी कि आखिर कॉन्स्टलेशन को उससे क्या मदद चाहिए हो सकती है। जिस बात पर वो कॉन्स्टलेशन बताता है कि ये मदद उसे चाहिए थी उन जैपनीज इनकार्नेशंस की रक्षा के लिए, जिसके लिए डोक्सा को एक काम करना था, वो था उस स्नेक को मारना, जो एक्चुअली में डोक्सा के लिए काफी अच्छी डील थी क्योंकि ये काम तो उसे वैसे भी करना ही था जो उसे फेरेसोफोन ने दिया था, पर फिर भी ये बातें साफ थोड़ी ना बताई जाती थी। इसलिए वो बताता है आपका ऑफर बिल्कुल भी फेयर नहीं है, पर मैं इस चीज के बारे में सोच सकता हूँ अगर मेरा थोड़ा सा माना रिकवर हो जाए तो। कि तभी वो कॉन्स्टलेशन अपने एक जादू का इस्तेमाल कर डोक्सा का थोड़ा बहुत माना रिकवर कर देता है, पर इतना भी किसी के लिए करने के लिए काफी बड़ी बात थी क्योंकि सिनेरियोस के बीच में ज्यादा इंटरफेयर करना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल
क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर डोक्सा उन डिजास्टर्स को देखता सोच रहा था कि आखिर अभी चीजें इतनी अजीब सी क्यों चल रही थी, जबकि जापान के पास एक इजुमी जैसा इतना कमाल का किंग था जिस बात का जवाब देता वो कॉन्स्टलेशन भी बताता है कि इजुमी हीरो की सच में एक कमाल का इनकारनेशन था। जिस बात पर डोक्सा से पूछता है कि आखिर स्नेक किंग ऑफ द डिजास्टर बन कैसे पाया, जिसके बाद उसने तबाही मचाना शुरू कर दी थी। पर क्या इजुमी का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन वो नहीं था जो स्नेक्स को काटता था, और डोक्सा का भी उस स्नेक को मारने का ओरिजिनल प्लान था, इजुमी की मदद लेकर ये काम करने का। पर वो बंदा न जाने कहां पर मिसिंग था, और उस ऑलरेडी लीप बॉक्सर ने भी अपनी सारी ताकतें इस्तेमाल कर ली थी, और उसने भी अपनी उस आइटम का मैक्सिमम इस्तेमाल कर लिया था कि तभी कॉन्स्टलेशन डोक्सा की बात का जवाब देता बताता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, पर जिस कॉन्स्टलेशन की तुमने बात की है वो इजुमी का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका कॉन्स्टलेशन है। और उससे पहले वो उसकी पूरी बात सुन पाता, डोक्सा की उस आइटम का इस्तेमाल बंद हो जाता है और सिर्फ 30 सेकंड बचे थे उस आइटम के पूरी तरह से बेअसर होने से पहले। और योकाई फॉर्म की डिजास्टर्स को बांध रखे वो शिकिगामी से मिटना शुरू हो चुके थे। और क्या अगर ये सारे के सारे शिकिगामी मिट गए, क्या डोक्सा इस हालात में उनसे बचकर भाग भी पाएगा, ये जानना काफी मुश्किल था। और अगर उसने यहाँ पर कोई भी गलती की तो वो हर एक पल भी मारा जा सकता था। और फिर कुछ ही टाइम में पूरी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है कि उसी पल डोक्सा को एक नोटिफिकेशन आता है। कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर से देखता कह रहा था कि सच में डोक्सा कितना निकम्मा है, और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि गोंग पल्टू ने स्टिग्मा आर्म फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया था, और डोक्सा की चारों तरफ वेपन्स ही वेपन्स आ जाते हैं जो टारगेट कर रहे थे उन डिजास्टर्स की तरफ। और पीछे एक पेड़ से निकलता गोंग पल्टू आता है, जिसके आते ही नोटिफिकेशन आता है कि उन लोगों ने एक प्राइवेट एरिया को क्रॉस किया था जो कि गोंग पल्टू का था। इस मैसेज को देखता डोक्सा भी सोचता है, हरामखोर गोंग पल्टू, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि इस मैसेज को देखकर मैं कभी खुश होऊंगा। और तभी लगातार हमले होना शुरू हो जाते हैं। वो खतरनाक बंदूकें उन डिजास्टर्स के ऊपर फायर हो रही थी, और इतना ही काफी ही था पर कि तभी ही डोक्सा अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे बहुत ही बड़ी एक फोर्ट्रेस टाइप की हमला करने वाली मशीन तैयार हो चुकी थी, जो कि आर्म्ड फोर्ट्रेस थी। जिस बात से डोक्सा एकदम हैरान हो गया था कि गोंग पल्टू का स्टिग्मा इतनी जल्दी लेवल 10 से पार हो चुका था और उसके हमलों से फायरिंग हो ही रही थी। तभी वहाँ पर वो छोटे सोल्जर्स भी फटाफट अपनी पूरी आर्मी के साथ एंट्री करते हैं और सीधा उन डिजास्टर्स पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। और उन लगातार चलती गोलियों की वजह से वो डिजास्टर फोकस नहीं कर पा रहे थे उन छोटे सोल्जर्स के ऊपर। और ये अभी तक घोंग पल्टू के धमाके से सिर्फ इसलिए बचे थे क्योंकि घोंग पल्टू भी छोटा हो चुका था। यानी जो आयरन फोर्ट्रेस इस वक्त हम देख रहे थे वो उसके इस वक्त छोटे होने के वक्त पर थे कि तभी वहाँ पर घोंग पल्टू एंट्री करता आता। डोक्सा को बताता है, तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि किसी के प्राइवेट लैंड पे एंट्री नहीं करता है, जो कि मेरा अड्डा है। कि तभी उसी के साथ साथ डोक्सा को एक आवाज सुनती है जो बताती है कि आखिर ये घोंग पल्टू का लैंड कैसे हो सकता है जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और यहाँ पर वो डिजास्टर्स उनके ऊपर लगातार हो रहे हमलों से एकदम घबरा जाते हैं। इतना तो वो भी जान चुके थे कि इतनी भयंकर आर्मी के सामने वो बड़े होने के बावजूद भी नहीं जीत सके, इसलिए वो फटाफट वहाँ से भाग जाते हैं। और सभी छोटे सोल्जर चिल्लाने लगते हैं कि सच में ही उनकी गॉडेस तो एकदम कमाल की है और नंबर 1 है। और उस गॉडेस को देखने के लिए डोक्सा भी अपना सर ऊपर की तरफ करता है कि आखिर ये कौन सी हुसैन की परी होगी जिसे गॉडेस कहा जा रहा है। कि तभी वो लड़की भी सीधा छलांग मारते नीचे आती है और सारी सेना डोक्सा और उसके बीच का रास्ता बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसे देखता हुआ डोक्सा भी कहता है, लगता है कि तुमने कुछ काफी बड़ा हासिल कर लिया है। अच्छा लगा ये जानकर कि सिर्फ तुम्हारी बातें ही बड़ी नहीं थी। उसके तरफ बढ़ती थी, अपनी एक उंगली से उसका सर ऊपर उठाती। हान सेंग भी उसे टीज करती बताती है, काफी टाइम मिले हुए हो गया किम डोक्सा, तुम अभी भी पहले जितने ही बदसूरत हो। फिर वहाँ से जाते जाते वो आपस में बातें करते हैं और हान सेंग उसे बताती है कि जब वो रास्ते पर चल रही थी वो एक सर्वाइवर्स की बस से टकरा गई थी। जो बात से कंफ्यूज डोक्सा से पूछता है, नहीं चलो तुम बस से टकरा गई पर इससे क्या साबित हुआ कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। जिस पर हान सेंग बताती है कि जब वो उठी थी वो यहाँ पर थी। जिस बात पर फिर डोक्सा पूछता है, देखो तुम्हारी ये बकवास बात है, कोई सेंस नहीं बनाती, चलो मान लिया तुम्हारा, फिर पर बताओ गोंग पल्टू यहाँ पर कैसे पहुंचा। जिस पर हान बताती है कि वो गलती से हान रिवर में गिर गया था और फिर जब वो जागा वो भी यहीं पर था। तुम कोई घटिया सी मुझे फैंटेसी नॉवल का प्लॉट बता रही हो ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। इस बात पर हान सेंग उसे सताती है कि क्या वो भूल गया कि वो एक फैंटेसी नॉवल में ही थे। चलो ठीक है, मैं मान गया तुम यहाँ पर ऐसे पहुंचे, पर ये तुम्हें गॉडेस क्यों बुला रहे हैं, इस बात पर तुम्हें नहीं मानूंगा। सच बताओ, तुमने इन्हें जबरदस्ती कहा ना तुम्हें गॉडेस बुलाने के लिए। जिस बात पर हान सेंग चिढ़ जाती है कि अभी अभी उसने उसकी जान बचाई थी और यहाँ पर वो उसे इज्जत तक भी नहीं दे रहा था। और घोंग पल्टू ने देखता नोटिस करता कि ये दोनों कमीने सच में बिल्कुल एक जैसे थे। कि फिर वहाँ से चलता चलता घोंग पल्टू नोटिस करता है कि डोक्सा काफी टाइम से उसे
घूर रहा था, जिससे वो भी उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए था। जिस बात पर किम डोक्सा उसे साफ साफ कहता है, गोंग पेल्टो मुझे माफ करना कि मैं पिछली बार तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। जो बात सुनकर गोंग पेल्टो उस पर चिल्लाने लगता है कि कहीं डोक्सा पागल पागल तो नहीं हो गया। अगर किसी ने ये बात सुन ली उसके मुंह से, लोग क्या सोचेंगे कि गोंग पेल्टो चाहता था कि डोक्सा उसका ध्यान रखे। जिस बात पर मुंह फेरता वो बताता है कि उसे बस बुरा लग रहा था, इसलिए उसने माफी मांगी, बस और कुछ नहीं। और साथ ही साथ वो डोक्सा से शुक्रिया भी करता है, इस बार उसकी जान बचाने के लिए। वह फटाफट मुंह फेर लेता है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर डोक्सा ने डिफेंस मास्टर स्पॉन्सर से वादा किया था कि वो गोंग पेल्टो का ध्यान रखेगा, पर वो ये काम अच्छे से नहीं कर पाया था। जिस बात पर डिफेंस मास्टर भी डोक्सा की माफी पर सोच रहा था। और फिर गोंग पेल्टो डोक्सा को बताता है कि अगर यही बात है तो डोक्सा को अब से उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। डोक्सा भी डिफेंस मास्टर को 500 कॉइन स्पॉन्सर करता है, जिससे वो कॉन्स्टेलेशन भी डोक्सा की माफी को एक्सेप्ट कर लेता है। और उन दोनों की तरफ देखता है डोक्सा भी सोचता है कि सच में वो एक्चुअली में अब खुश था कि गोंग पेल्टो और हान सुएंग दोनों ही इस वक्त जिंदा थे। कि तब एक बार डोक्सा को काफी शॉकिंग लगती है और वो गहरे ख्यालों में सोचने लगता है, एक मिनट, मेरा और मेरे बाकी साथियों का मैं समझ सकता हूँ कि वो इन लोगों की रक्षा करने के चक्कर में छोटे लोग बन गए, और आखिर इन दोनों हरामियों ने अपने डिजास्टर का स्टेटस कैसे छोड़ दिया, और आखिर ये लोग छोटे कैसे हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये लोग किसी की रक्षा करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। तभी उसे पीछे से आवाज आती है मीचियो की, जो कि उसका नाम पुकारता उसे बुला रहा था। जब डोक्सा वहाँ पर देखता है तो उसके बाकी साथी भी फटाफट वहाँ पर आ गए थे और ह्योनसंग आकर उन लोगों को शुक्रिया करता है उनकी जान बचाने के लिए, और साथ ही डोक्सा को बताता है कि उन दोनों की वजह से वो यहाँ पर बच पाए थे। जिस बात पर एकदम अच्छी बनती हान सुएंग भी बताती है कि बेशक ऐसी सिचुएशन में हर एक अच्छा इंसान यही करता। कि तभी लीजिए भी वहाँ पर आती हान सुएंग से पूछती है कि है ताकतवर लेडी, आखिर तुम किस ग्रुप की हो? तुम एक किंग जितने ही शक्तिशाली लगती हो, पर मैंने तुम्हें आज तक कभी भी देखा नहीं। जिस बात पर डोक्सा और हान सुएंग दोनों को याद आता है कि उसकी इस पार्टी में से किसी को भी नहीं पता था कि हान सुएंग की फर्स्ट अपोस्टल थी, और लीजिए का तो वैसे ही उन अपोस्टल के लोगों ने बहुत ही पीटा था, और अगर उन्हें पता लग गया कि ये फर्स्ट अपोस्टल थी तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी समस्या पड़ने वाली थी। कि तभी जिस बात पर डोक्सा बीच में आता बताता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ना मेरी दोस्त है। हाँ, वैसे इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही घटिया है इसकी बातों की तरह, तो इसीलिए इसे अकेले ट्रैवल करना ज्यादा पसंद है। और डोक्सा थोड़ा थोड़ा घबराया भी था कि क्या उसे फ्रेंड बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि उसके पहले कुछ दोस्त नहीं थे तो उसे अच्छे से नहीं पता था। और इसीलिए ये बात डोक्सा के मुंह से सुनकर वहाँ पर हर जगह पर सन्नाटा ही सन्नाटा फैल गया था। और बात को कंटिन्यू करता वो बताता है कि वो हान सुएंग को काफी टाइम से जानता था। कि तभी बीच में हाथ खड़ा करती आंसू का रन टपकती है, जिस टाइमिंग से डोक्सा भी खुश हो जाता है ताकि वो टॉपिक को चेंज कर पाए। और आंसू का रन पूछती है कि क्या वो डोक्सा से एक क्वेश्चन पूछ सकती थी कि यहाँ पर लीजिए डोक्सा को सताने लगती है, जोशी ये सुंदर लेडी भी तुम्हारी दोस्त है क्या? ये भी काफी ताकतवर लगती है। जिस बात पर डोक्सा मना करता बताता है कि ये एक जापानीज इनकार्नेशन थी जिसे उसने बचाया था। जिस बात पर लीजिए पूछती है कि आखिर उसने अपने दुश्मन को क्यों बचाया, पर मना करता डोक्सा बताता है कि ये सिनेरियो जापान वर्सेस कोरिया का नहीं था, बल्कि छोटे इंसानों वर्सेस डिजास्टर्स का था। कि बीच में चुपके से धीरे से डोक्सा से हान सुएंग पूछती है कि आखिर अब ये बंदी कौन थी और क्या ये नॉवल में एग्जिस्ट करते थे। जिस बात पर डोक्सा पूछता है कि क्या हान सुएंग को आंसू का रन के बारे में नहीं पता था। जिस पर ताना मारती वो रिप्लाई देती है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही घटिया है ना, बिल्कुल उसकी बातों की तरह, इसलिए वो बोरिंग नॉवेल्स को अंत तक नहीं पढ़ती। पर डोक्सा थोड़ा कंफ्यूज था कि हान सुएंग ने फिर भी 100 चैप्टर तो पढ़े थे, जहाँ पर उसने तीसरे या चौथे रिग्रेशन तक की कहानी तो देख ली होगी, पर शायद हो सकता है कि आंसू का रन तब तक नहीं आई थी। और फिर आंसू हान सुएंग से पूछती है कि आखिर पीस लैंड का नॉर्थ का हिस्सा हान सुएंग के कब्जे में कैसे था। जिस बात का हान मतलब नहीं समझती था, डोक्सा से बताता है कि आंसू का पूछ रही थी कि वो यहाँ की गॉडेस कैसे बनी, जिसके बारे में एक्चुअली में डोक्सा भी जानना चाहता था, क्योंकि डोक्सा जानता था कि धरती का एक दिन पीस लैंड के 3 दिन के बराबर था। और क्योंकि वो लोग एकदम हफ्ते से अलग हो रखे थे, तो हान सुएंग ने पहले से 3 हफ्ते तो इस पीस लैंड पर बिता दिए थे, तो 3 हफ्तों में यहाँ की किंग बनना कुछ ज्यादा अजीब बात तो नहीं थी। और फिर इस बात का जवाब देती हान बताती है कि जैसे उसने बताया था कि गोंग पेल्टो और वो नॉर्थ में गिर गए थे, और वो बिल्कुल वेरोनिका कैसल के बीच में गिरे थे जहाँ पर हमला किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ फर्स्ट बैच के जापानीज पार्टिसिपेंट थे जो कि कैस्टल को तबाह कर रहे थे, और हान सुएंग तो वहाँ से मरे हुए लोगों के आइटम्स उठाकर भागने का सोच रही थी। पर वो जापानीज इनकार्नेशन इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गए और फिर उन लोगों से बहसने लगे, जिसके बाद गोंग पेल्टो और हान सुएंग दोनों का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और हाँ, फिर अपने गुस्से की लहर में उन्होंने उन्हें जापानीज इनकार्नेशंस को मार दिया, क्योंकि वेल उन्हें नहीं पता था कि उन्हें मारने से वो लोग छोटे हो जाएंगे। पर छोटे लोगों के लिए ये नजारा कुछ अलग था। उनका वेरोनिका कैस्टल डिजास्टर्स द्वारा बर्बाद किया जा रहा था, पर उसी पल कुछ 2 लोग अचानक से ही वहाँ पर आ गए, जिन्होंने आकर उन डिजास्टर्स को मार दिया। तो यहाँ के छोटे इंसानों के लिए वो दोनों गॉड्स की तरह थे, जिन्होंने अचानक एंट्री मारकर उनकी रक्षा की थी। इसीलिए था वो इन ह्यूमन रेस जो कि जापान से थे। उन्होंने डोक्सा को देखकर उन्हें मारने की कोशिश की थी। और फिर जब वो सभी लोग वहाँ से वापस कैस्टल की तरफ पहुँचते हैं, तो हान सुएंग को सभी लोग देखकर एकदम खुश हो जाते हैं कि उनकी
गॉडेस वापस आ गई थी जिसने उनकी रक्षा की थी। और उन्हें देखते हान सेयोंग और डोक्सा दोनों सोच रहे थे कि यहाँ के इंसानों की सिचुएशन बिल्कुल कुछ टाइम पहले के धरती पर आ रहे इंसानों की तरह है। पर बात यह है कि इनके पास यहाँ पर कोई ताकतवर सिस्टम की ताकत नहीं है और इनके पास बस लिमिटेड ताकतें थी। तो ये बस एक कमजोर लोगों की फैंटेसी दुनिया थी। पर डोक्सा यहाँ पर काफी अच्छी तरह से जानता था कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन था। और फिर आसुका की तरफ देखता डोक्सा उसे कहता है, आसुका रैन, मैं चाहता हूँ कि तुम कोरिया ग्रुप को ज्वाइन करो क्योंकि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यानी एक्चुअली में जिसने इस दुनिया को बनाया था, जिसने इस दुनिया की कहानी को लिखा था, जिसने पीस लैंड को बनाया था, वो और कोई नहीं बल्कि आसुका रैन थे।